अ साइलेंट वॉइस जापान की एनिमेटेड मूवी जो कि बेस्ड है अ साइलेंट वॉइस या द शेप ऑफ वॉइस मैंगा पर, जिसको लिखा और इलस्ट्रेट करा है योशितोकी ओइमा ने। ये मूवी का एनिमेशन स्टाइल देखकर पहले मैंने सोचा था कि कोई स्लाइस ऑफ लाइफ रोमांटिक मूवी है, बट मूवी ये नहीं है। रोमांस इस मूवी का एलिमेंट है, लेकिन वो बहुत छोटा एलिमेंट है। ये मूवी का सबसे बड़ा एलिमेंट है कैरेक्टर्स की मेंटल स्टेट को दिखाना। कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होने के बाद जो कि इतने कॉमन है कि हम सबने होते हुए देखे हैं, हमारे साथ वो चीजें हुई हैं या हमने वो किसी के साथ की हैं। ये कॉमन चीजें जो कि देखने में प्लेफुल लगती हैं, बच्चों का बचपना लगता है, ये लोगों पर कभी कभार कितना बुरा असर करती हैं, ये इस मूवी ने दिखाया है। इस वजह से ये मूवी दूसरे टीवी शोज और मूवीज जो मेंटल स्टेट को दिखाते हैं उससे काफी अलग लगती हैं, क्योंकि ज्यादातर जो स्टोरीज बैड मेंटल स्टेट को दिखाती हैं उसमें विक्टिम के साथ ऐसी चीजें हुई होती हैं जो कि काफी खराब तो हैं, बट इतनी कॉमन नहीं है कि हम में से ज्यादातर लोगों ने सामने से होती हुई देखी हो। जैसे 13 रीजंस व्हाई, उसमें हैना की मेंटल स्टेट को दिखाया है। ये दिखाया कि उसने अपनी जिंदगी खत्म करने का डिसीजन क्यों ले लिया, और नो डाउट उस शो में वो चीजें अच्छे से दिखाई हैं, बट मोस्टली जो भी उसके साथ चीजें हुई होती हैं वो थैंकफुली इतना कॉमन नहीं है कि हम सबको सामने से वो होता हुआ दिखाओ। अ साइलेंट वॉइस में जो चीजें कैरेक्टर को सुसाइडल थॉट्स तक पुश करती हैं, वो चीजें हम सब ने होती हुई देखी हैं, और इतनी ज्यादा होते हुए देखी हैं कि हम उनसे यूज्ड टू हो गए हैं। जैसे बच्चों का किसी को बहुत ज्यादा तंग करना, उसकी उनके पीठ पीछे से बुराई करना, उनकी चीजें इधर उधर फेंक देना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये चीजें सिर्फ हमने होते हुए नहीं देखी, हम में से काफी सारे लोगों के साथ ये हुई हैं, और हम में से काफी सारे लोगों ने किसी के साथ करी हैं, ये सोचकर कि ये तो सिर्फ खेल है। बट कुछ लोगों पर जो कि किसी रीजन की वजह से अलग है, जिन्हें आउटकास्ट की तरह ट्रीट करा जाता है, उन लोगों पर इन चीजों का क्या असर होता है, ये मूवी वो दिखाती है। आफ्टर ऑल ऐसे ही लोगों के साथ ये चीजें सबसे ज्यादा होती हैं, क्योंकि वो इजी टारगेट होते हैं, जो अपने पर्सनल रीजंस की वजह से ऐसे बिहेवियर के अगेंस्ट नहीं बोल पाते, भले ही वो कितना ही दुखी हो रहे हो। इसकी वजह से लोगों में डिप्रेशन, सोशल एंजाइटी, सुसाइडल थॉट्स, गिल्ट, हेल्पलेसनेस आ जाती है, और ये दिखाना अ साइलेंट वॉइस का मेन फोकस है। और अगर तुमने ये मूवी देखी नहीं है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इस मूवी को देख लो पहले, फिर ये वीडियो देखना, बाकी तुम्हारी मर्जी। एक बार स्टोरी को जल्दी से समराइज कर लेते हैं, ताकि आगे जो मूवी के एलिमेंट्स हैं जब उनकी बात करें डिटेल में तब वो हमें बिना दिक्कत क्लिक हो जाए। अ साइलेंट वॉइस मूवी में दिखाते हैं सबसे पहले मेन कैरेक्टर शोया को, जो अपनी जान लेने की तैयारी कर रहा होता है, बट कुछ वजह से ये डिसाइड करता है कि वो अभी ये नहीं करेगा। मूवी फिर उसका बचपन दिखाती है, ये दिखाने के लिए कि शोया ऐसी स्टेज पर कैसे पहुंचा। शोया जब 11-12 साल का था तो वो एक शरारती बच्चा था जो मस्ती में लगा रहता था अपने दोस्तों के साथ। फिर उसकी क्लास में एक स्टूडेंट आई जिसका नाम था शोको, जो सुन नहीं सकती थी। शोको की ये कंडीशन देखकर शोया के क्लासमेट्स उसके साथ पहले तो काफी काइंडली फ्रेंडली बिहेव करते हैं, बट धीरे धीरे अपने आप को उससे कट ऑफ करने लग जाते हैं। शोया जो कि शरारती था, वो शोको का मजाक उड़ाने लगता है, और धीरे धीरे उसके सारे क्लासमेट उसके साथ हो जाते थे शोको का मजाक उड़ाने, उसको तंग करने में, क्योंकि वो उन लोगों से अलग थी और उसको अपने काम करने के लिए लोगों से एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए होती थी। शोया और उसके क्लासमेट्स का ये मजाक धीरे धीरे काफी आगे बढ़ जाता है और शोको को वो लोग बुली करने लगते हैं, स्पेशली शोया। लेकिन शोको ये सब होने के बाद भी उन लोगों से फ्रेंडली बिहेव करती है, जो कि उन लोगों को और इरिटेटिंग लगता है, और वो शोको को और ज्यादा बुली करने लगते हैं। एट द एंड शोको के घर वाले उसके स्कूल को बुलिंग को लेकर कंप्लेन करते हैं, और सारी दिक्कतों का ब्लेम शोया पर आ जाता है। इवन दो शोको की बुलिंग में बाकी लोग भी इन्वॉल्व थे, जैसे ये बंदी कवाई, जो कि अपना ब्लेम लेने की जगह रोने लगती है। शोया का नाम खराब होने के बाद उसके सारे दोस्त और क्लासमेट उसको ही बुली करने लग जाते हैं, जिस वजह से शोया को समझ आता है कि वो शोको के साथ क्या कर रहा था, और इस वजह से उसके अंदर इतना गिल्ट आ जाता है कि वो सुसाइडल हो जाता है। मूवी आती है वापस प्रेजेंट में, जिसमें शोया डिसाइड करता है कि वो सुसाइड नहीं करेगा, बल्कि शोको से दोस्ती कर कर उसके साथ अच्छा बर्ताव कर कर अपने आप को रिडीम करेगा। शोको इतने सालों बाद भी उतनी ही फ्रेंडली होती है, तो जब वो देखती है शोया एक्चुअली बदल गया है तो वो उससे दोस्ती कर लेती है। हालांकि शोको की फैमिली को इस चीज से दिक्कत होती है, बट शोया को सही में बदला हुआ देखकर वो प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। शोको और शोया के और दोस्त बनते हैं, बट शोया की गिल्ट की वजह से उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाती हैं, जिनसे उनकी दोस्ती खत्म हो जाती है। शोया को एक दिन शोको दिखती है जो सुसाइड करने वाली होती है। शोको उसे बचा लेता है, लेकिन खुद उस प्रोसेस में इंजर्ड हो जाता है। शोया जब हॉस्पिटल में होता है तब शोको डिसाइड करती है कि वो अब अपने सुसाइडल थॉट से हार कर गिव अप नहीं करेगी, बल्कि चीजें ठीक करने के लिए काम करेगी। वो उनका टूटा हुआ फ्रेंड सर्कल वापस बनाती है, और शोया जब हॉस्पिटल से आता है वो भी अब डिसाइड कर लेता है कि वो दुनिया को प्रॉपरली फेस करेगा और खुद को अपनी नजरों में रिडीम कर लेता है। जैसा मैंने पहले बताया, अ साइलेंट वॉइस मूवी में डे टू डे लाइफ की कॉमन चीजों से उससे कैसे कुछ लोगों की, जो लोग हेल्पलेस फील करते हैं, उनकी मेंटल स्टेट खराब होती चली जाती है। ये मूवी इस चीज पर फोकस कर इसको अच्छे से दिखाती है। किस तरह से, अब उसकी बात करते हैं। शोया पहले एक शरारती बच्चा था, और एक शरारती बच्चे की तरह वो अपने आपस में दोस्तों से खेलता था, मस्ती मजाक में उनको तंग भी करता था। यहाँ शोया का इंटेंट और उसके दोस्तों का इंटेंट सिर्फ मस्ती करने का था, एक दूसरे को किसी तरह से नीचा दिखाने का नहीं था, और ये बात ये बच्चे जानते थे। फिर आती है क्लास में शोको, जो सुन नहीं सकती थी। शोको की इस
कंडीशन की वजह से उसको अपने नॉर्मल काम करने में भी आसपास वाले लोगों की हेल्प चाहिए होती थी। वो अपने काम करने के लिए आसपास की दुनिया पर डिपेंडेंट थी। पहले लोग उसकी इस कंडीशन को देखकर हेल्प करते हैं उसकी, बट धीरे धीरे हेल्प करने के कारण उनको ज्यादा काम करना पड़ता है, जिस वजह से वो शोको से कट ऑफ होने लग जाते हैं। लेकिन वो शोको को ये दिखाते हैं कि उनको शोको से कोई दिक्कत है नहीं। धीरे धीरे उन बच्चों की ये फेक नाइसनेस भी चली जाती है जब शोया सबसे पहले उसका मजाक उड़ाना चालू कर देता है। उन बच्चों को शोया के इस बिहेवियर ने एक पुश दे दिया। अब उन लोगों को शोको के अलग होने की वजह से उसको पीटी देने की जरूरत नहीं थी। वो उसके साथ जैसा चाहे वैसा बिहेव कर सकते थे, उसके बारे में जो चाहे वो बोल सकते थे, और ऐसा ही होता है। शोको को अब बच्चे पीटी ना देकर उसको बुरा भला बोलने लग जाते हैं, और शोया का ग्रुप इस मजाक उड़ाने से आगे जाकर उसको तंग करने लग जाता है, और ये चीज बिना टाइम लिए बुलिंग में बदल जाती है। सरप्राइजिंगली ये सब होते हुए भी शोको नाइस रहती है सबसे, और उसके साथ एक लड़की दोस्त रहने का डिसाइड करती थी, जो कि सहारा के डिसीजन की वजह से वो भी बुली होने लग जाती है। इन दोनों की ही कंडीशन अलग अलग वजह से बहुत खराब हो जाती है। एक तरफ सहारा जो कि सब सुन सकती थी, जो भी बुरी बातें उसके बारे में कही गई हो, और एक तरफ शोको जो कि सुन नहीं सकती थी, पर उसको पता है कि कुछ खराब ही बोला जा रहा है उसके बारे में। बट स्टोरी का फोकस शोको और शोया है, तो उन्हीं की ज्यादा बात करेंगे। शोको बुली होती रहती है और क्लास में सबको दिख रहा होता है, क्लास टीचर को भी, बट टीचर भी इसको रोकने के लिए एक्शन लेने को तैयार नहीं था, तब तक जब तक टीचर पर प्रेशर नहीं आ जाता। इवेंचुअली शोको की इतनी बुलिंग के बाद उसके घर से स्कूल को कॉल आता है, फिर ही टीचर्स एक्शन लेने को रेडी होते हैं, और क्लास में सब बच्चे, भले ही उन्होंने शोको को बुली करा हो या ना करा हो, जैसे ये लड़की कवाई, सब शोको की सारी बुलिंग का इल्जाम शोया पर डाल देते हैं, जिसमें शोया के दोस्त भी यही करते हैं। इसके बाद शोया की माँ शोया को लेकर जाती है, शोको की माँ से माफी मांगती है और उसको पैसे दे देती है माफी मांगते हुए। वो पैसे शोको की हियरिंग एड्स के थे, जो कि शोया उसको बुली करते हुए खराब कर दिया करता था। शोया को अपनी माँ को ऐसी स्टेट में देखकर पहली बार उसको रियलाइज होता है कि वो गलत था, और इस इंसिडेंट के बाद शोको की बुलिंग तो रुक जाती है, बट शोया के दोस्त ही शोया को बुली करना स्टार्ट कर देते हैं, और शोया के सारे क्लासमेट्स उसको बुली कहकर उसके बारे में उल्टा बोलना चालू कर देते हैं। शोया के दोस्त ही जो उसके साथ शोको को बुली करते थे, वो ही उसका नाम सबसे ज्यादा खराब करने में लग जाते हैं। यहाँ एक बार जो बच्चे बुली होते हैं, उनकी मेंटल कंडीशन समझने का ट्राई करते हैं। इस दुनिया में, ह्यूमन सोसाइटी में एक अनसेड रूल है, जो हम में से ज्यादातर लोग बचपन से देखते हैं, कि ह्यूमंस को हार्म नहीं करते। हम लोगों ने एक्टिवली इतने साल लगकर एक ऐसी सोसाइटी तैयार करी है, जहां एक इंसान का किसी दूसरे इंसान को हार्म करना गलत है और पनिशेबल भी है। और ऐसी कंडीशन में हम में से ज्यादातर लोग बड़े होते हैं, जिसमें हम सड़क पर चलते स्ट्रेंजर्स पर भी इतना ट्रस्ट कर पाते हैं कि ये हमें किसी तरह का हार्म नहीं करेगा। हो सकता है वो कर दे, बट बहुत लो चांस है उसका। जो बच्चे बुली होते हैं, उनका ये बिलीफ टूट जाता है, या तो कहो कभी अच्छे से फॉर्म ही नहीं हो पाता, क्योंकि उनके लिए इंसानों ने उनको हार्म करा है, फिजिकली या वर्बली, जिससे सोशल एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम्स भी काफी कॉमन हो जाती है बुलिंग विक्टिम्स में, क्योंकि उनका दिमाग ट्रेन हो जाता है कि दूसरे इंसानों को एक खतरे की तरह देखना, जो कि लाइफ लॉन्ग इशू बन जाता है। दूसरे इंसानों के साथ भले ही वो स्ट्रेंजर्स हों, उसमें जो हमें कांस्टेंट सेफ्टी फील होती है, वो इतनी ज्यादा कॉमन है, इतनी ज्यादा नॉर्मल है, कि नॉर्मल लोग, एक सोशल एंजाइटी वाले इंसान, एक बंदा जो कि बुलिंग का विक्टिम रह चुका है, उसकी मेंटल स्टेट हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है इमेजिन करना। सो आई होप इस एग्जांपल से जिन लोगों ने ये एक्सपीरियंस नहीं करा, वो इस चीज को थोड़ा समझ पाए होंगे। वापस शोया की स्टोरी में आते हैं। शोया बिन एक्सपीरियंस के बाद गिल्ड में जीने लगता है। जो भी उसने शोको के साथ करा था, अब वही चीजें उसके साथ होने के बाद उसको पता चलता है कि उसने कितना गलत करा है। साथ ही साथ शोया को जब बुरा भला कहने लगते हैं लोग, तो वो उस वजह से आइसोलेट हो जाता है। उसके पास सिर्फ अपने ही थॉट्स थे जो उसको गिल्ट दे रहे थे, जिससे वो गिल्ट बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि वो सुसाइडल हो जाता है। शोया ने अपनी जिंदगी खत्म करने का प्लान बनाया, और जब वो ये करने लगा तो उसको कुछ बंदे दिखे, जिससे उसने ये नहीं करने का डिसाइड करा। बट उसने ये करने का कितने सालों से सोच रखा है, कितने सालों से प्लान कर रखा है, वो मूवी में हिंटेड है। शोया ने पार्ट टाइम जॉब करके अपना सामान बेचकर 1.7 मिलियन येन इकट्ठा करे अपनी माँ को देने के लिए। जो भी उसकी माँ ने शोया पर खर्चा करा है, उसको वापस करने के लिए 1.7 मिलियन येन, जो कि लगभग 9.5 लाख रुपीस है। माना जापान की इकोनॉमी काफी अच्छी है, बट पार्ट टाइम करके इतना पैसा कमाने में काफी टाइम लगा होगा शोया को, जो कि बताता है कि उसने अपनी जान लेने की प्लानिंग कितने टाइम से करी होगी। शोया की माँ इस बिहेवियर को पकड़कर उसको कन्विंस करती है अपनी जान ना लेने का, और शोया अपने आप को अब इस तरह से रिडीम ना करके, अब शोको से दोस्ती करके, उसके साथ अच्छा बिहेव करके अपने आप को रिडीम करने का सोचता है। एक चीज शोया अपने एक्सपीरियंसेस के बाद सोशल एंजाइटी डेवलप कर लेता है, और सोशल एंजाइटी इस मूवी में विजुअली बहुत अच्छे से दिखाई है। ये मूवी को देखते हमें दिखता है कुछ कैरेक्टर्स को छोड़कर कि शोया सबके फेस पर क्रॉस देखता है और किसी की सुनता नहीं है, बल्कि उनको ब्लॉक आउट कर देता है। मैटर को बुरा बनाने के लिए शोया बाकी लोग उसके बारे में बुरा बोल रहे थे, ऐसा शोया खुद से ही सोच लेता है कि जो दूसरे लोग बात कर रहे हैं वो उसी के बारे में है, और वो उसी की ही बुराई कर रहे हैं, जैसे उसके बारे में पहले करी जाती थी। ये क्रॉस उन लोगों के चेहरे पर आता है जिनके बारे में शोया सोचता है कि वो उसके बारे में कुछ बुरा ही सोच रहे होंगे। ये क्रॉस वाली चीज शोया की मेंटल स्टेट को और बढ़िया रिप्रेजेंट करती है। तब जब शोया का कोई दोस्त बनता है,
और वो उससे अच्छे से बात करता है, जिससे शोया को यकीन हो जाता है कि वो उसके बारे में बुरा नहीं बोल रहे हैं, और उनके चेहरे पर से एक क्रॉस गिर जाता है। और अगर तुमने नोटिस करा होगा तो शोको के चेहरे पर ये क्रॉस कभी नहीं था। वो इसलिए क्योंकि शोया को पता था कि भले ही इसने शोको के साथ जो कुछ भी करा हो, शोको हमेशा नाइस ही है। शोया और शोको की दोस्ती हो जाती है। शोको शोया की तरफ रोमांटिक फीलिंग्स फील करना चालू कर देती है, और वो कुछ नए और कुछ पुराने बंदों से वापस कनेक्ट हो जाते हैं, जैसे नाओया और सहारा, और इन लोगों का एक ग्रुप बन जाता है। नाओया शोया की पुरानी दोस्त थी, जिसने शोया के साथ शोको को बुली करा था। उसको लगता है कि शोको आई इस वजह से शोया और नाओया की दोस्ती खराब हो गई, तो इस चीज के लिए अपने आप को ब्लेम करने की जगह नाओया शोको को अपना ही विलन बना देती है, जिस वजह से उन दोनों की दोस्ती खराब हुई। और अब उसको शोको से और ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि शोको नाओया के लिए विलन तो थी ही, बट अब शोया और शोको बहुत ज्यादा बढ़िया दोस्त बन गए थे। ये चीजें होती रहती हैं, बट इसकी वजह से शोया में गिल्ट वापस आ जाता है, जिसकी वजह से इनका ग्रुप टूट जाता है। बट स्टिल शोया और शोको दोस्त रहते हैं। और फिर फायरवर्क वाले फेस्टिवल के टाइम शोया शोको के घर जाकर शोको को देखता है कि वो बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान लेने वाली थी। वो ये देखकर शॉक्ड रह जाता है। यहाँ शोको को समझने के लिए एक ट्राई करते हैं। शोको, जहां तक हमें पता है, हमेशा से सुन नहीं सकती थी। इस वजह से हमेशा उसको बेसिक काम करने में लोगों की हेल्प चाहिए होती थी। इस डिपेंडेंसी की वजह से कैसे एक इंसान सोच सकता है कि वो अपने आसपास के लोगों पर बोझ है, ये हम सोच सकते हैं। और शोको बुलिंग विक्टिम भी है, तो इसकी सेल्फ वर्थ उस वजह से और भी बहुत कम हो जाती है। शोको नाओया से बोलती भी है कि वो किसी और से अपने बुली से हेट नहीं करती, वो खुद से ही हेट करती है। अपनी बुलिंग का भी रीजन उसको लगता है कि वो खुद ही है, क्योंकि वो नॉर्मल नहीं है, और खुद को लोगों की एक प्रॉब्लम मानकर वो अपनी जान देने को रेडी हो जाती है। हमें पता है कि शोया उसे बचा लेता है और खुद इंजर्ड हो जाता है। वो भी बच जाता है जिस टाइम में शोको उनके फ्रेंड ग्रुप को वापस इकट्ठा कर लेती है। मूवी में एक टाइम पर कुछ सेकंड्स के लिए शोको के थॉट्स दिखाते हैं कि वो कैसे सोचती है, जो कि मूवी देखते टाइम मेरे को एक क्यूरियोसिटी होती है कि जो लोग सुन नहीं सकते वो सोचते कैसे होंगे। तो मेरी ये इच सेटिस्फाई करने के लिए धन्यवाद मूवी। और एंड में शोया डिसाइड करता है कि लोगों को ब्लॉकआउट ना करने की जगह उनको देखने का, उनको सुनने का। और इस सीन में जब वो क्लास में एंटर करता है तो हम देख सकते हैं कि इस सीन में बाकी लोगों के चेहरों पर क्रॉस नहीं होते, बट जैसे ही वो लोग क्यूरियोसिटी में शोया की तरफ देखते हैं, शोया की सोशल एंग्जाइटी दोबारा ट्रिगर हो जाती है और वो क्रॉस एकदम से वापस आ जाते हैं। शोको अब शोया की सिचुएशन में हेल्प करती है। उनका फ्रेंड ग्रुप वापस आ जाता है, जिसमें नाओया भी होती है, और नाओया शोको को वापस उल्टा बोलती है। जैसे मैंने पहले बात करी थी शोया के दोस्तों के बीच में इंटेंशन की, वही चीज यहाँ पर भी लग जाती है। नाओया अब शोको को बुरा किसी बुरे इंटेंट की वजह से नहीं बोल रही थी, वो एक तरह के प्लेफुल वे में बोल रही थी, और ये बात शोको भी समझ जाती है और इसको मजाक में ले लेती है। शोया और सहारा की एक छोटी सी कॉन्वर्जेशन से हमें पता चलता है कि सहारा भी बुलिंग की वजह से शोया की तरह सोशल एंग्जाइटी से सफर कर रही थी, इसलिए थ्रू आउट द मूवी ये प्रॉपरली लोगों को फेस नहीं कर पाती। एंड में शोया प्रॉपरली डिसाइड करता है कि वो अपनी सोशल एंग्जाइटी से आगे बढ़ेगा और वो लोगों को देखता है और सुनता है। इंटरेस्टिंगली उसको दिखता है कि लोग अपनी ही बात में लगे हुए हैं, मजे कर रहे हैं, अपनी लाइफ जी रहे हैं, और कोई शोया को बुरा नहीं बोल रहा। ये मूवी ये चीज बहुत अच्छे से करती है, क्योंकि थ्रू आउट द मूवी लोगों के चेहरे शोया की तरफ थे, और क्योंकि उनकी आंखों पर क्रॉस था तो शोया की तरह हमें भी लगता है कि वो शोया को देखकर उसी की बात कर रहे हैं। बट एंड में जब ये क्रॉसेस हटे और लोगों की आवाज पर शोया ने जब फोकस करा तो पता चला कि सब लोग कुछ और ही देख रहे हैं और कुछ और ही बात कर रहे हैं। शोया को कोई बुरा नहीं बोल रहा। इतने एक्सपीरियंसेस के बाद, इतने सालों के बाद शोया को फाइनली रियलाइज होता है कि वो अब वैसा नहीं है जैसे वो था। अब वो एक बुली नहीं है, और वो फाइनली खुद को माफ कर देता है। अ साइलेंट वॉइस या शेप ऑफ वॉइस, जो भी कह लो, ये मूवी बहुत सारी थीम्स की बात करती है, उनको प्रेजेंट करती है, जैसे डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स, लो सेल्फ एस्टीम और गिल्ट। और किस तरह इस मूवी के केस में ये सब इश्यूज को जन्म देती है एक चीज, जो थी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। बचपन में शोया शोको को नहीं समझ पाया, फिर शोया को बाकी लोगों ने कट ऑफ कर दिया और शोया ने लोगों से कम्युनिकेशन बंद कर दिया, जिस वजह से वो कभी नहीं समझ पाया कि लोग अब उसको बुली बोलकर उसके बारे में बुरा नहीं सोच रहे, जिस वजह से उसके अंदर खतरनाक सोशल एंग्जाइटी डेवलप हो गई। शोको नहीं समझ पाई कि वो किसी पर बर्डन नहीं है। उसकी फैमिली और उसके दोस्त उसके लिए काम इसीलिए करते हैं, उसकी आउट ऑफ द वे जाकर उसकी हेल्प इसीलिए करते हैं क्योंकि वो उनके लिए मैटर करती है। शोको ये नहीं समझ पाती, इस वजह से वो अपने आप को प्रॉब्लम समझती है। और ये बात शोको कब से सोच रही है ये भी मूवी में हिंटेड है, जब हमें फाइनली पता लगता है कि उसकी छोटी बहन मरे हुए जानवरों की फोटोज इसलिए ले रही थी थ्रू आउट द मूवी ताकि उन्हें देखकर शोको को सुसाइड करने का मन ना करे। मूवी शोया के पर्सपेक्टिव से ज्यादा दिखाई है, लेकिन ये दोनों ही अलग अलग वजह से अपने आप को प्रॉब्लम मानकर उस थॉट के साथ खुद को अकेला पाते हैं। शोया को जब चोट आई शोको को बचाते हुए, तब शोको को क्लियर हो गया कि वो लोगों के लिए मैटर करती है, और उसी टाइम शोया को भी फाइनली क्लियर हो जाता है कि अब वो वैसा नहीं है जैसा पहले था।
साइलेंट वॉइस में कैरेक्टर जिस सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं वो काफी कॉमन है रियल वर्ल्ड में। दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि ज्यादातर चांस है कि रियल वर्ल्ड में शोको को कभी शोया नहीं मिलेगा जो उसको समझा पाए कि वो किसी पर बोझ नहीं है और वो मैटर करती है, और ना शोया को कभी खुद को रिडीम करने का ऐसा चांस मिलेगा जिससे वो खुद को क्लियर कर ले कि वो अब ऐसा इंसान नहीं है जो किसी को हर्ट करे। जैसा हमें पता है कि ये प्रॉब्लम्स का जन्म लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ, और लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी बन गई। तो आई होप जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोगों और चीज़ों को सही ढंग से समझने का ट्राई करें, ताकि ना तुम ऐसी तरह की किसी भी प्रॉब्लम से सफ़र करो, और अगर तुम्हारे आसपास कोई ऐसी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है तो तुम उसकी सही तरीके से हेल्प कर सको, उसको सही तरीके से गाइड कर सको। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।